वालेकुम। आज हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं कि जो हमारा ये मेन सॉफ्टवेयर है, इसका जो डैशबोर्ड है उस पे क्या क्या चीज़ें हैं, कौन कौन से स्टैट्स नज़र आते हैं आपको और उनसे हमें क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं। और साथ में फिर हम उसके बाद अगले स्टेप में साथ देखेंगे कि इसमें सेल्स किस तरह से आप कर सकते हैं, इनकी सेल इनवाइस प्रॉपर विदाउट पीओएस स्क्रीन अगर आपने बनानी हो तो आप कैसे बना सकते हैं। तो आपको मैं सिंपल इसमें बताऊं कि कोई भी जो बिज़नेस होता है उसके अंदर 7 ऐसी चीज़ें हैं कि जिसका आपको हर वक्त पता होना ज़रूरी है। अगर वो 7 चीज़ें आपको पता हैं तो आपका काफ़ी हद तक बिज़नेस आपके कंट्रोल में रहता है। यूँ कह लेकिन 90% जो बिज़नेस है वो आपके फिंगर टिप्स पे आ जाता है। अब वो 7 स्टैट्स कौन से, एक तो है कि आज के दिन में टोटल परचेज़ कितने की हुई, यानी कि वो अमाउंट आपको पता होनी चाहिए कि आज आपने कितने की चीज़ें टोटल ख़रीदी। फिर आज की आपकी टोटल सेल कितने की हुई, और फिर आज जो आपने चीज़ें ख़रीदी हैं उनमें से कितनी ऐसी चीज़ें जिनके आपने पैसे देने, यानी कि कितनी अमाउंट आपने अभी पे करनी है, यानी कि आज के दिन आपने कितना माल उधार पे ख़रीद लिया। और ये है इनवाइस ड्यू, यानी कि आज के दिन पे कितना माल आपने उधार बेच दिया, यानी कि लोगों से लेने वाले पैसे कितने हैं। और ये हो जाती है परचेज़ रिटर्न। ये अक्सर सॉफ्टवेयर्स में ऑप्शन अवेलेबल नहीं होती कि आपने परचेज़ तो कर लिया लेकिन अगर परचेज़ को कभी रिटर्न करना पड़ जाए तो फिर वो अमाउंट भी तो आ जाती है ना आपको। तो इधर आपको पता चलेगा कि आज के दिन कितना माल ऐसा था जो आपने परचेज़ करके उसको वापस रिटर्न कर दिया था। और यह है सेल रिटर्न, कि कस्टमर ने आपसे ले लिया, लेने के बाद कस्टमर ने आपको रिटर्न कर दिया तो वो कितने का था। और ये हैं आज के दिन के एक्सपेंस। अब ये मैंने आपको आज के दिन के हिसाब से बताया। ये आप आज के दिन के अगर चेक करना चाहें तो टुडे का फ़िल्टर लगा हुआ है। अगर आप चेक करना चाहते हैं कि कल के दिन में कितना कुछ हुआ था तो आप टुडे पे, यस्टरडे पे कर दें। पिछले 7 दिनों का चेक करना चाहें तो 7 दिनों के स्टैट्स हैं, पिछले 30 दिनों के स्टैट्स आ जाएंगे इसके ऊपर। और इस महीने के, अब देखिए लास्ट 30 डेज़ में और दिस मंथ में फ़र्क है। लास्ट 30 डेज़ में क्या है कि आज अगर डेट है 12, तो 12 से लास्ट 12 तक यानी कि फिर 30 दिन बनेंगे। लेकिन अगर मैं दिस मंथ करूंगा तो अगर आज 12 तारीख है तो 1 तारीख से लेके 12 तारीख तक के जो बीच में स्टैट्स हैं वो मुझे सिर्फ नज़र आएंगे। तो और फिर देखिए लास्ट मंथ में देख सकता हूँ पिछले महीने क्या स्टैट्स चल रहे थे। फिर ये भी देख सकता हूँ, कुछ लोगों को ये होता है कि मुझे पता चले कि लास्ट ईयर यानी कि पिछले साल इस महीने मेरी क्या प्रोग्रेस थी और इस साल इस महीने हमारी क्या प्रोग्रेस चल रही है। तो आप वो चेक कर सकते हैं, इस साल के स्टैट्स पूरे चेक कर सकते हैं। अगर ये साल शुरू हुआ जनवरी से तो जनवरी से लेके आज अगर उसको 6 महीने हो गए, जून चल रहा है तो जनवरी से जून तक के स्टैट्स आ जाएंगे। लास्ट ईयर चेक करेंगे तो प्रॉपर 2021 के स्टैट्स आ जाएंगे। और करंट फाइनेंशियल ईयर के स्टैट्स आप चेक कर सकते हैं, लास्ट फाइनेंशियल ईयर के स्टैट चेक कर सकते हैं। फाइनेंशियल ईयर नॉर्मली स्टार्ट होता है जून से, तो नेक्स्ट जुलाई तक, मतलब जुलाई से नेक्स्ट जून तक चलता है, वो फाइनेंशियल ईयर्स काउंट होता है नॉर्मली इंडस्ट्रीज़ के अंदर। तो लास्ट फाइनेंशियल ईयर चेक कर सकते हैं। फिर कस्टम रेंज लगा सकते हैं, फ़र्ज़ के 4 दिनों के, 5 दिनों के, 18 दिन के, 19 दिन के। अगर आप कोई स्टैट्स देखना चाह रहे हैं तो आप उस हिसाब से कस्टम रेंज लगाएं, उसको अप्लाई करें तो सिर्फ उतने दिनों के स्टैट्स आ जाएंगे। ये तो वो ज़बरदस्त चीज़ है जो आपके डैशबोर्ड पे अवेलेबल है। दूसरे नंबर पे लास्ट 30 डेज़ में जो भी आपकी सेल्स हुई हैं वो यहाँ पे आपको शो हो जाती हैं। ये अभी क्योंकि एक ही ब्रांच वाला आपको मैं सेटअप दिखा रहा हूँ तो इसलिए यहाँ पे एक ब्रांच का नाम है फूड, तो फूड वाली ब्रांच जो है उसकी सेल्स आ रही हैं। तो जब मल्टीपल ब्रांचेस होती हैं तो फिर 1 2 3 4 जितनी भी आपकी ब्रांचेस होंगी उन सारी ब्रांचेस की सेल आपको एक ही डैशबोर्ड पे यहाँ पे नज़र आ जाती है और आप कंपेयर कर सकेंगे कि कौन सी ब्रांच ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर रही है। आगे चल के मैं आपको मल्टी ब्रांच वाले का भी एक डैशबोर्ड जो वो व्यू करवा दूँगा। और जो करंट यानी कि इस पूरे साल की जो सेल है उसके भी यहाँ पे आपको स्टैट्स साथ साथ चल रहे होते हैं। एक जो सबसे अच्छी चीज़ है वो इसके अंदर है प्रोडक्ट स्टॉक अलर्ट, यानी कि अगर आप क्या कहते हैं मेडिकल इंडस्ट्री में देख लें, इनके फार्मास्यूटिकल में देख लें, या जो मेडिकल स्टोर्स होते हैं वो, या जो यूटिलिटी स्टोर्स होते हैं वो, उनके पास अक्सर ऐसे होता है कि जब प्रोडक्ट ख़त्म हो जाती है तब पता चलता है कि लो ये तो चीज़ें स्टॉक में से ख़त्म हो गई। लेकिन जब आप स्टॉक एंटर कर रहे होते हैं उस वक्त अगर आप उस पर लिमिट लगा दें कि जब ये प्रोडक्ट 10 रह जाएंगी ना, आखिरी 10 रह जाएंगी, तो मुझे पता चल जाए कि अब स्टॉक इसका कम हो गया और मैंने नया स्टॉक ऑर्डर करना है, तो आपकी ये जो मेन डैशबोर्ड है इसके ऊपर ही ये वाली लिस्ट जनरेट होती जाएगी। यहाँ पे प्रोडक्ट के नीचे प्रोडक्ट का नाम आ जाएगा। फ़र्ज़ किया अगर मैं रेस्टोरेंट चला रहा हूँ तो रेस्टोरेंट में मेरे पास कोक की बोतल जो है जो 1/2 लीटर है वो ख़त्म होने वाली है और आखिरी 20 बॉटल्स रह गई हैं,
तो मुझे प्रोडक्ट के नीचे यहाँ पे लिखा हुआ आएगा कोक हाफ लीटर और मेरी किस ब्रांच के ऊपर और उसका करंट स्टॉक कितना है। अगर मैंने लास्ट 20 पे लिमिट लगाई थी तो जब वो 20 ख़त्म होंगे ना, यानी कि 20 में से एक भी कम हो जाएगी, 19 हो जाएंगी, तो मुझे यहाँ पे वो लिस्ट में लिखा हुआ नज़र आ जाएगा। तो इस तरह मुझे आसानी ये होगी कि मैं फिर वो चीज़ें दोबारा ऑर्डर कर सकूँगा और मैं बिल्कुल यानी कि ज़ीरो स्टॉक से बच सकूँगा। तो ये आप बड़े आराम से वो सारी लिस्ट बना के उसको बाद में एक्सपोर्ट टू PDF कर लें, ताकि आपके पास हार्ड फॉर्म में पेपर पे आ जाए, डायरेक्ट उसको प्रिंट निकाल सकते हैं और प्रिंट निकाल के उसको फिर जो जो चीज़ें कम हैं उनको आप ऑर्डर कर लें। अब हम आ जाते हैं इसमें सेल की तरफ। अगर मैं सेल वाले पोर्शन पे आऊँ तो मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा ऑल सेल पे। सेल्स में एक तो हम POS स्क्रीन से जाके भी सेल डाल सकते हैं, दूसरे नंबर पे हम यहाँ से भी सेल यानी कि जनरेट कर सकते हैं। तो कुछ ऐसी इंडस्ट्रीज़ होती हैं उनको POS की ज़रूरत है, जैसे कि ये गारमेंट स्टोर हो गया, जैसे कि कोई यूटिलिटी स्टोर्स हो गया, जैसे कि सारे स्टोर्स हैं। लेकिन जो स्टोर्स टाइप नहीं है, जो क्या कहते हैं कोई मैन्युफैक्चरिंग फर्म है, अगर वो यूज़ करती है तो अगर वो चाहते हैं कि जी हम बिल उस स्क्रीन से नहीं बनाना चाहते, हम खुद से यहाँ पे ऐड करके बनाना चाहते हैं, तो वो इधर से भी बिल बना सकते हैं। लेकिन इसमें एक और ख़ास बात ये है कि जो ये वाला पोर्शन है ऑल सेल्स वाला, इसमें जो आप चीज़ देख सकते हैं वो ये है कि जितनी भी आपकी सेल्स हुई हैं, सारी सेल्स तो ऐसी नहीं है कि वो कैश पे हो गई थी। कुछ सेल्स ऐसी थी कि जो कैश पे हुई थी, कुछ सेल ऐसी थी वो 100% ड्यू थी, उन्होंने बिल्कुल पैसे नहीं दिए, और कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने हाफ़ पेमेंट की थी और हाफ़ पेमेंट नहीं की थी, या हाफ़ पेमेंट कह लें या कह लें कि उन्होंने कुछ अदायगी की और बाकी पैसे नहीं दिए। तो आप ये देखें कि हर एक के आगे ना ये छोटा सा एक लेबल आ रहा है, जैसे कि पेमेंट स्टेटस, कि भाई इस बंदे ने, ये वॉक इन कस्टमर था, कोई भी आया चलता हुआ और उसने पैसे दे दिए। एक हमारे पास कस्टमर है अली यासीन, उसके सारे पैसे अभी तक ड्यू हैं, 3100 का उसका बिल था और 3100 ही उसका ड्यू है, और बाकी वॉक इन कस्टमर्स ने सारे पैसे पेड किए हैं। एक और कस्टमर था वॉक इन, उन्होंने पैसे भी दिए और उनको हमने सामान शिप करवाना था, तो शिपिंग का स्टेटस भी यहाँ पे शिप्ड लिखा हुआ आ रहा है। यानी कि अगर कुछ लोगों का शिपिंग का स्टेटस, अब ये एक वॉक इन कस्टमर था, उसने पैसे भी पे कर दिए लेकिन अभी उसका ऑर्डर स्टेटस पर है। अब मैं ऑर्डर पे ऐसे क्लिक करके, फ़र्ज़ के मैंने उसका जो ऑर्डर है वो हमने पैक करवा दिया, पैक करवाने के बाद अब मैं कहता हूँ कि जी वो पैक हो गया। तो अगर मैं पैकिंग पे कर दूँगा ऐसे और इसको अपडेट कर देता हूँ, तो उसका जो स्टेटस है, ये शिपिंग डिटेल्स भी मुझे डालनी चाहिए कि शिपिंग डिटेल में कहता हूँ कि 5 पैकेट्स, वो किसी भी चीज़ के पैकेट्स हो सकते हैं, ठीक है। मैंने कुछ भी लिख दिया, शिपिंग एड्रेस में मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जौहर टाउन लाहौर, ठीक है, मैंने ऐसा लिख दिया और अब मैं इसको यहाँ पे कर देता हूँ अपडेट। ले जी, उसका वो जो ऑर्डर से स्टेटस किधर चला गया, पैकिंग पे। अब ये अगर मैंने किसी एक बंदे को ऐसे राइट्स दिए हुए हों कि जो सिर्फ इसको लॉगिन करे और उसका काम है कि जितने भी पार्सल्स हैं ना, यानी कि जो हमने डिलीवरीज देनी है, ठीक है, उनके स्टेटस बस वो चेंज करता रहे बंदा, तो उसका काम है कि वो जो भी ऑर्डर है, ऑर्डर से उसको पैक करे, उसको पैकिंग स्टेटस कर दे, फिर पैकिंग के बाद उसका स्टेटस यहाँ से चेंज कर दे शिफ्ट का, कि उसने सामान जो है वो शिप करवा दिया, ठीक है। शिप करवाने के बाद फिर वो देखे कि हमने तो भेज दिया है, क्या उस बंदे तक पहुंच गया। अगर उस बंदे तक पहुंच गया यानी कि पेमेंट्स उससे रिसीव वगैरह हो गई हैं, या उसने मतलब हमें रिप्लाई कर दिया है, या हमें पता चल गया कि उस तक सामान डिलीवर हो गया, तो हम यहाँ पे उसका स्टेटस डिलीवर कर देंगे। अब जो बंदा ये सारी एंट्रीज़ कर रहा है, तो जो ओनर है कंपनी का या जो उस पूरे बिज़नेस का मालिक है, वो देख सकता है कि इस वक्त कितने जो ऑर्डर्स हैं, वो जब इस पर क्लिक करेगा कि कितने ऑर्डर्स का क्या स्टेटस चल रहा है। जब इस पर एक दफ़ा क्लिक करेंगे, असेंडिंग दोबारा करेंगे, डिसेंडिंग में सारी लिस्ट को वो कर देगा शिप। ये जी सामान शिप हो चुका है, ये डिलीवर्ड हो चुका है, यानी कि ये हमने शिप करवा दिया, अभी कस्टमर तक नहीं पहुंचा। जब वो डिलीवर्ड हो जाएगा तो वो स्टेटस चेंज कर दिया जाएगा। इसी तरह अगर मैं पेमेंट स्टेटस पे आ जाऊँ, इस पर एक दफ़ा क्लिक करूँगा मैं ऐसे, तो ये मतलब असेंडिंग और डिसेंडिंग में लेके जाता है हमें। तो ये देखें, ये यहाँ पे उसने हमें दिखा दिया, सबसे पहले पार्शियल पेमेंट्स वाले दिखाए, फिर उसने ड्यू पेमेंट्स वाले दिखाए, फिर उसने पेड पेमेंट वाले हमें दिखा दिए यहाँ पे। अब इसके अंदर आप इसको समझें कि वो लोग जिन्होंने कुछ पैसे दिए, कुछ नहीं दिए, वो सारे आ गए, जिन्होंने बिल्कुल पैसे नहीं दिए वो सारे आ गए यहाँ पे, और जिन्होंने फुल दे दिए वो भी आ गए सारे। तो अब मैं इनको क्या करूँगा, मैंने कॉल करूँगा, मैसेज करूँगा, या जैसे भी इन्हें कांटेक्ट करूँगा और इनसे मुतालबा करूँगा कि मुझे मेरी पेमेंट दी जाए। इस तरह आपका सारा बिज़नेस आपको समझ आता रहता है। और अगर आप इसका प्रिंट निकालना चाहते हैं तो प्रिंट निकालना बड़ा सिंपल है। आप अगर यहाँ पे डायरेक्ट प्रिंट करेंगे तो ये सारे के सारे कॉलम प्रिंट हो जाएंगे, पर आपने ऐसे नहीं करना। आपने पहले जाना है कॉलम विजिबिलिटी पे। जब कॉलम विजिबिलिटी पे जाते हैं तो आप सिलेक्ट कर सकते हैं कि आपने कौन कौन सा कॉलम प्रिंट करना है, कौन कौन सा कॉलम प्रिंट नहीं करना।
जैसे कि अगर मैं यहाँ पे कहता हूँ जी एक्शन वाला जो कॉलम है ना, ये प्रिंटिंग में नहीं आना चाहिए, ठीक है। डेट आ जाए, इनवॉइस नंबर आ जाए, कस्टमर नाम आ जाए, लोकेशन नहीं आनी चाहिए। फ़र्ज़ कि मेरी अगर एक ही लोकेशन है तो मुझे बार बार लोकेशन प्रिंटिंग में दिखाने की ज़रूरत नहीं है। और पेमेंट स्टेटस जो है वो ठीक है आ जाए। पेमेंट मेथड मैं कहता हूँ जी मैं नहीं दिखाना चाहता कि बंदे ने मुझे कैश में पैसे दिए थे या कैसे पैसे दिए थे, वो मुझे अगर पता है कंफर्म है तो मैं पेमेंट मेथड भी कर देता हूँ ऐसे। टोटल अमाउंट, पेड अमाउंट ठीक है। सेल ड्यू जो है वो चले आ जाए। सेल रिटर्न में हटा देता हूँ। शिपिंग स्टेटस में रखना चाहता हूँ, ठीक है। अगर आइटम में रखना चाहता हूँ, ठीक है। सर्विस टाइप रखना चाहता हूँ, ठीक है। ये बाकी मैं ऐसे टिक कर दूंगा। एडिड बाय, किसने ऐड किया, कुछ सेलिंग नोट था तो ठीक है, नहीं तो स्टाफ नोट, शिपिंग, ये मैंने चीज़ें काफ़ी सारी इसमें से हाइड कर दी। अब जो मेरे पास है ना रिपोर्ट, वो इस टाइप की थोड़ी सी बनती है। अच्छा, अब मैं इसको यहाँ से जैसे ही प्रिंट करूँगा तो सेम यही रिपोर्ट जो है मेरे पास प्रिंटिंग में आ जाएगी। अच्छा, बाज़ दफ़ा ऐसे होता है कि हम चाहते हैं कि हमने जितने लोगों को भी आज तक सेल किया है, तो मैं ये चाहता हूँ कि मेरे जितने भी वो कस्टमर्स हैं उनके नाम आ जाएँ और नंबर आ जाए और मैं सिर्फ उनका प्रिंट निकाल लूँ। तो बड़ा आसान है, वही बात कि आप बाकी सारी चीज़ें हाइड कर दें ऐसे करके, तो कस्टमर्स के जो नाम और नंबर हैं वो सिर्फ रह जाएंगे। ये देखें, सिर्फ नाम और नंबर रह गए। अब आप इसका अगर प्रिंट पे क्लिक करते हैं तो आपको बड़ा ज़बरदस्त एक प्रिंट मिलेगा जिसमें सिर्फ उस कस्टमर के नाम होंगे और उसके नंबर होंगे, ठीक है। वो जो प्रिंटर साथ अटैच किया हुआ है तो आपको उसमें से प्रिंट निकल आएगा। अगर आप उसकी PDF फाइल एक्सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप उसकी PDF फाइल एक्सपोर्ट कर लें। आप PDF फाइल में देखेंगे तो सिर्फ कस्टमर्स के नाम और नंबर आ चुके हैं उसके अंदर। तो आपके लिए आसानी हो जाती है इस तरह से कि अपने बिज़नेस को मैनेज करना। भी मेरे बाकी सारे कस्टमर जो थे वो वॉक-इन्स थे, तो जो मैंने सेव किए हुए थे उनके नाम भी आ गए, उनके नंबर्स भी आ गए मेरे पास। अब मेरे पास ऊपर काफ़ी सारे ना फ़िल्टर्स हैं अवेलेबल। अब मैं अगर देखना चाहूँ कि ये मैं सारे अगर ऑन कर दूँ, ये ऑन भी कर दूँगा बाद में, हमारी मर्ज़ी है। मैं यहाँ से भी फ़िल्टर्स के थ्रू देख सकता हूँ कि जिनकी पेमेंट पेड हो गई है वो कौन कौन से कस्टमर्स हैं, सिर्फ मुझे वो नज़र आ जाए तो बाकी सारे कस्टमर्स गायब हो जाएंगे। अगर मैं कहूँ जिनकी पेमेंट ड्यू है वो आ जाएँ तो सिर्फ वो आ जाएंगे। इसके अंदर से एक मुझे चीज़ ये भी है कि पेड, ड्यू, पार्शल तो आपने समझ लिया। एक चीज़ है ओवर ड्यू। ओवर ड्यू ये होता है कि जब मैंने कस्टमर ऐड करना है उस वक्त मैं क्या कहते हैं कस्टमर के ऊपर लिमिट लगा सकता हूँ कि ये कस्टमर मुझे पेमेंट करेगा तो कितने दिन बाद करेगा। यानी कि कुछ लोग होते हैं, कुछ ऐसे बिज़नेस है जिसमें हफ्ते बाद लोग वादा कर लेते हैं कि जी हम आपको हफ्ते बाद पेमेंट किया करेंगे, आपसे माल लिया करेंगे, हफ्ते बाद पेमेंट किया करेंगे। तो जिस बंदे ने आपसे माल लिया और जब तक उसने माल लिया और जो 7 दिन का उसने आपसे टाइम लिया वह 7 दिन तक उसके ऊपर जो लेबल रहेगा वो रहेगा ड्यू का, कि उसकी जो पेमेंट है ना वो ड्यू है कि आपने उससे लेने हैं। लेकिन जब 7 दिन से ऊपर टाइम चला जाएगा ना तो उसको लेबल आ जाएगा ओवर ड्यू का, कि उसने 7 दिन तक तो उसका ड्यू लेबल रहेगा, उसके बाद वो ओवर ड्यू हो जाएगा क्योंकि 7 दिन से अब टाइम ऊपर जा चुका है। तो ये लेबल भी अब इस बिज़नेस में तो अभी तो कोई ऐसी एग्जांपल ही नहीं, तो अगर वो एग्जांपल हो तो इसके यहाँ पे सारे वो लोग आ जाएंगे जिन्होंने वादा किया हुआ था आपसे 7 दिन का, 30 दिन का, 5 दिन का, वो आप कैटेगरी उनकी बना लेते हैं तो उस तरीके से उनकी पेमेंट्स ओवर ड्यू नज़र आ जाती हैं। तो फिर ओवर ड्यू वाले कस्टमर्स को भी आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अपने सारे कस्टमर्स में से किसी एक का अगर आप देखना चाहें कि जी मिस्टर ज़िशान साहब हैं तो उनकी पेमेंट्स कितनी आपके पास चल रही हैं, कैसे कैसे चल रही हैं, तो मिस्टर ज़िशान की सारी पेमेंट्स आपके सामने आ जाती हैं। पता लग जाता है कि जी टोटल पेमेंट कितनी हुई है उनकी, ठीक है। अब मैं ये कॉलम मैंने काफ़ी सारे हटा दिए, मुझे जैसे कि टोटल अमाउंट, टोटल पेड, सेल, ड्यू, ये सारा कुछ हो तो मुझे पता चलता जाता है ऐसे कि भाई ये कस्टमर है, इनकी टोटल जो अमाउंट थी वो इतनी बनती थी, उसमें से उन्होंने इतने पैसे मुझे पे कर दिए, उनकी जो रहती है सेल की अमाउंट वो इतनी भी रहती है, यानी कि इतने पैसे मैंने भी उनसे लेने हैं। यहाँ तक मुझे उम्मीद है कि आपको ये सेल्स वाला जो पोर्शन है ये क्लियर हो गया होगा कि किस तरह से ये काम करता है। बाकी इसमें जितनी भी ऑप्शंस हैं वो जो मैंने आपको POS स्क्रीन से जैसे बताई हैं लास्ट वीडियो में कि आप वो यहाँ से भी सेम वही चीज़ ही कर सकते हैं कि आप अपनी कोटेशंस की लिस्ट देख सकते हैं, अपनी जो शिपमेंट्स हैं वो देख सकते हैं, डिस्काउंट्स देख सकते हैं, ठीक है, और इंपोर्ट सेल्स अपनी कर सकते हैं। लेकिन इन पे फिर डिटेल वीडियो बनाएंगे। अभी सिर्फ ओवरव्यू में इतना है कि सेल्स के पोर्शन में आप अपनी सारी सेल्स देख सकते हैं, और अगर आपने खुद सेल ऐड करनी हो तो यहाँ पे प्लस का बटन दबाएंगे तो प्लस के बटन से आप अपनी खुद भी सेल ऐड कर सकते हैं। ये सेल सेम वैसी ही होगी जैसे कि आप POS स्क्रीन से करते हैं, लेकिन इसके डिस्प्ले का फ़र्क आएगा यहाँ पर। वो फ़र्क ऐसे है कि अगर आप किसी कस्टमर को करना चाहते हैं तो कस्टमर का यहाँ पे नाम एंटर कर दें, अगर वो वॉक इन कस्टमर है तो वॉक इन रहेगा। अगर मैं यहाँ पे इससे करता हूँ जी मैं इन्हें सेल ऐड करना चाहता हूँ, और एक अच्छा फ़ीचर ये है कि जब कोई ऐसा कस्टमर जिसके तरफ पहले ही पेमेंट ड्यू होगी तो उसका यहाँ पे लिखा हुआ आ जाएगा कि इस कस्टमर की तरफ पहले ही 5050 रुपये जो है ना इसकी तरफ गए हुए, इससे हमने लेने हैं ये पैसे।
ठीक है। मज़ीद जब हम इसको कोई चीज़ सेल करने लगें तो हमारे माइंड में होना चाहिए कि ऑलरेडी इससे इतने पैसे लेने हैं, तो अब हमने जिसको सेल करनी है वो क्रेडिट करनी है, मतलब वो उधार देना है इसको या नहीं देना। ये वो पेमेंट टर्म्स वाली बात है कि ये बंदे को जब हम सेल करने लगे ना, तो उस वक्त हम यहाँ पे एंटर कर सकते हैं कि इसने इसको हम 7 दिन की टर्म्स पे दे रहे हैं कि 7 दिन बाद हमें पैसे देगा, या अगर हम कैश करते हैं तो यहाँ पे ज़ीरो करके ख़त्म कर दें, कोई ज़रूरत नहीं इधर एंटर करने की। आज की डेट डाल दें और स्टेटस डाल दें पेमेंट का कि ये आप उसको फ़ाइनल बिल बना के देने लगें, या ये सिर्फ ड्राफ्ट आप बना के रख रहे हैं, या कोटेशन है, या ये परफॉर्मा है, या क्या चीज़ है। इनवॉइस की स्कीम्स इसके अंदर आई हुई हैं। अभी आपने कोई स्कीम नहीं सेलेक्ट करनी, जो डिफ़ॉल्ट है उसी को रहने दें और यहाँ पे आप प्रोडक्ट्स ऐड करें। फ़र्ज़ क्या मैं इस बंदे को बेच रहा हूँ कोक के कोई पेट बेच रहा हूँ, या कोई ये मैंने एक मिनट, मैं इसको यहाँ पे पिज़्ज़ा लिख देते हैं, पिज़्ज़ा आ गया, कोई स्मॉल पिज़्ज़ा अगर फ़र्ज़ किया मैं उसको दे रहा हूँ। हर इंडस्ट्री के हिसाब से डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं वो आएंगी, लेकिन इनवॉइस का जो पैटर्न है वो सेम ही रहेगा। ये ग्रीक पिज़्ज़ा है कोई, और ग्रीक पिज़्ज़ा स्मॉल साइज़ में, क्वांटिटी उसकी आ गई, यूनिट प्राइस आ गई, डिस्काउंट अगर आप उसको कोई ऑफ़र करना चाहें तो लिख दें, फ़िक्स करना चाहते हैं परसेंटेज में करना चाहते हैं, और उसके बाद कोई अगर इस पूरे बिल पे कोई और किस्म का डिस्काउंट अप्लाई करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं। शिपिंग डिटेल आ जाएगी यहाँ पे वो पैसे आ गए जो इसके बनते हैं, यानी कि वो पैसे अमाउंट इतनी बनती है। अब दूसरा ये कि वो हमें पे कितने कर रहा है, अगर तो हमें इतना ही कर रहा है तो ठीक है, अगर वो हमें फ़र्ज़ के 300 पे कर रहा है, 550 बनता तो उसका जो 250 है वो उसके इधर बैलेंस में चले जाएंगे। हमने खाली सेव करना है, सेव कर दें, प्रिंट करना है, प्रिंट कर दें, तो सिंपल इस तरह से आपकी एक नई इनवॉइस जनरेट हो जाती है। मैं इसको खाली कर देता हूँ यहाँ पे सेव। तो अच्छा, इसके अंदर हमने क्या चीज़ नहीं लगाई, शिपिंग स्टेटस में इसको मैंने फ़ाइनल नहीं लगाया, इस वजह से उसने हमें एक एरर दे दिया कि ये नहीं बन सकता, क्योंकि मैं बताऊँगा कि फ़ाइनल इनवॉइस है तो फिर ही वो उसको इनवॉइस बनाएगा। तो ये जी हमारी फ़ाइनल इनवॉइस जनरेट हो गई और ये इधर आ गई। इस बंदे की हमने किए थे 550 की इनवॉइस थी, 250 इसकी तरफ ड्यू में, 300 इसने हमें पे कर दिया, तो पार्सल का टैग आ गया। और इस तरह से जब नेक्स्ट टाइम हमें ये फ़र्ज़ किया पेमेंट करेगा, ये मैं नेक्स्ट टाइम आके कहता है कि जी वो जो मेरे पैसे रहते थे ना 250 वो मैं पे करना चाहता हूँ, ये हमारे पास 2 दिन बाद आ जाते हैं, 1 घंटे बाद आ जाते हैं, 10 दिन बाद आ जाते हैं, तो मैं यहाँ पर आऊँगा एक्शन पे और मैं यहाँ पर आऊँगा ऐड पेमेंट पे। ऐड पेमेंट पे आके इसके जितने पैसे रिमेनिंग रहते हैं वो यहाँ पे लिखे हुए आ जाएंगे। इसके 250 रुपये रहते हैं तो 250 यहाँ पे लिखे हुए आ गया। तो मैंने अगर मैं कोई पेमेंट नोट लिखना चाहूँ कि जिस बंदे के साथ मेरा खाता क्लियर हो गया है, ये फ़लाँ टाइम आया था, फ़लाँ बंदे के साथ आया था, इसने फ़लाँ बात मुझसे की, मतलब कोई भी मैं पेमेंट नोट अपनी याद दहानी के लिए लिखना चाहता हूँ तो मैं लिख सकता हूँ, मेरे पास ऑप्शन है। और मुझे इसने पेमेंट कैश में की है, कार्ड से की है, चेक से की, बैंक ट्रांसफ़र की, जैसी भी की वो मैं यहाँ पे वो लिख दिया और उसके बाद मैंने इसको कर दिया सेव। तो जैसे ही मैंने इसको सेव किया तो वो इसकी पार्सल वाला जो स्टेटस था ना, अब वो आप देखिएगा कि पार्सल स्टेटस यहाँ से चेंज होकर उसका वो पेड में कन्वर्ट हो चुका होगा। और पेमेंट 2 दफ़ा भी पार्सल हो सकती है, 3 दफ़ा भी पार्सल हो सकती है। फ़र्ज़ किया वो 250 रहते थे, वो मुझे 50 रुपये पे कर देता, फिर वो 100 रुपया पे कर देता। जितनी देर तक वो मुझे पार्सल देता जाएगा ना तो पार्सल ही रहेगा स्टेटस, जब वो कंप्लीट करेगा फिर उसके कंप्लीट हो जाएंगे। अब ये साहब अगर देने आते तो सेम इसी तरह से मैं ऐड पेमेंट इनको भी करूँगा और इनका भी हो जाएगा। मुझे उम्मीद है कि इस ट्यूटोरियल के अंदर आपको इसका डैशबोर्ड और इसका जो सेल्स वाला पोर्शन है उसकी इन्फॉर्मेशन समझ आ गई होगी किस तरह से उसको यूज़ करना है।